नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जिन पर किताबों में, लेखों में या मीडिया की दैनिक चर्चाओं में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ही लिखा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट आकर कितनी भी किताबें छाप ले, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिस पर कहीं ना कुछ बताना, सुनना, जानना रह ही जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कुछ एक दो दशकों की कहानी नहीं है, बल्कि यह गाथा है 75 वर्ष की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, जिस देश में 75 बसंत देखना ही स्वयं में उपलब्धि मानी जाती रही है, जहां राजनीति में कुछ बनना नहीं बल्कि टिके रहना एक युद्ध समान हो, वहां इस प्रकार से 75 वर्ष की यात्रा को जीना यानी ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल में हुआ है ना भविष्य में होगा। आज उनके जन्म दिवस पर हम एक विश्लेषण इस बात पर कर रहे हैं कि क्यों उनके रिटायरमेंट की कयास लगाने वालों के लिए बुरी खबर है कि नरेंद्र मोदी आने वाले 10 वर्षों तक सत्ता में बने रह सकते हैं। इसका उत्तर पीएम मोदी के दृष्टिकोण में है। अब तीसरे कार्यकाल में उनके फैसले सिर्फ सुधार वाले नहीं बल्कि लेगेसी गढ़ने वाले हैं। जैसे महाकाव्य के पात्र अपने युग से ऊपर उठकर काल जयी हो जाते हैं, वैसे ही पीएम मोदी के फैसले आने वाले 1000 वर्षों तक भारत की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए उनके विरोधियों को फिलहाल रिटायरमेंट शब्द तो भूल जाना चाहिए। वैसे भी राजनीति में रिटायरमेंट की आयु सीमा देश दुनिया की किसी पार्टी में लागू तो नहीं है। हमारे देश में तो शरद पवार 84 वर्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। यही नहीं, संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीवन का 80वां बसंत जी रहे हैं। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भी 72 वर्ष पूरे कर चुके हैं। और अब तो भारत के विपक्ष की उम्मीद आरएसएस के बयानों से भी टूट चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 8 अगस्त को नई दिल्ली में इसे साफ करते हुए कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी को रिटायर हो जाना चाहिए। दरअसल मोदी की ऊर्जा, उनका अनुशासन और उनकी जन स्वीकृति उन्हें 2034 तक सक्रिय रख सकती है। अब सवाल उठता है कि फिर भाजपा के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता 75 साल पार करने के बाद मार्गदर्शन मंडल में क्यों भेज दिए गए? इसका जवाब हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक शशि शेखर अपने लेख में ये बताते हैं कि राजनीति में कभी कभी सम्मानजनक तरीके से विदाई का रास्ता निकाला जाता है, और हकीकत ये है कि इन नेताओं में वैसी लोकप्रियता या वैसा चुस्त दुरुस्त शरीर नहीं था जैसे पीएम मोदी के पास। दोस्तों, पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे सत्ता को महज कुर्सी नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन में बदल देते हैं। स्वच्छ भारत हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक पर कानून हो या अनुच्छेद 370 हटाना, हर फैसले को उन्होंने जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की। यही वजह है कि वे सिर्फ लोकप्रिय काम ही नहीं करते बल्कि ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे समाज की सोच बदलती है। दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कहा था कि देश का मध्य वर्ग कुछ दिनों तक दर्द झेलेगा, लेकिन राष्ट्र हित में ये जरूरी है। इस तरह की बातें दिखाती हैं कि वे सिर्फ ताली बजवाने वाले फैसले नहीं करते बल्कि कठिन रास्ते चुनने से भी पीछे नहीं हटते। पिछले 11 साल में उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का सिस्टम खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश कराया और नौकरशाही में नई ऊर्जा लाई। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अफसरों से एक सवाल पूछा था कि अगर एक 70 साल की ग्रामीण महिला आपसे पूछे कि मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, तो आप कितने फॉर्म और कितनी स्कीमें गिनवा सकते हैं? अफसरों के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। यही उनकी स्टाइल है, काम की जमीनी हकीकत पर जोर। धर्म को लेकर भी उनका रवैया साफ रहा है। उन्होंने कभी अपनी मान्यताओं से समझौता नहीं किया। जैसे एक कार्यक्रम में उन्होंने मजहबी टोपी पहनने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री आवास पर इफ्तार पार्टियां भी अब बंद हो गई हैं। विपक्ष ने इसे बहुसंख्यकवाद कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी ने अपने धर्म को स्वीकारते हुए दूसरे मजहब का सम्मान भी दिखाया है। इसकी एक मिसाल मार्च 2018 में दिखी। बीजेपी मुख्यालय में भाषण के दौरान अजान की आवाज आई। मोदी ने उसी वक्त बोलना रोक दिया और तब तक चुप रहे जब तक अजान खत्म नहीं हो गई। यही उनका तरीका है, अपने धर्म में अड़े लेकिन दूसरों के धर्म का भी सम्मान। योजनाओं का लाभ भी सबको मिला है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। यही उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार है। विदेश नीति में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू नॉर्मल तय किया है। पाकिस्तान से आई चुनौती के बीच ऑपरेशन सिंदूर ने साफ संदेश दिया कि अब आतंकी हमला मतलब सीधे देश पर हमला माना जाएगा। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और टेरर पर भी उन्होंने डटकर सामना किया। किसानों के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बड़ी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी जानते हैं दुनिया अब नए कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है। उन्होंने शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात की, ट्रंप के भड़काऊ बयानों को नजरअंदाज किया और दोस्ती की उम्मीद पर गर्मजोशी दिखाई। यानी नरमी और गर्मी के बीच संतुलन कैसे रखना है ये वे अच्छे से जानते हैं। लेकिन मोदी के सफर की सबसे खास बात ये रही कि उनके लिए कभी भी राह आसान नहीं थी। 2001 के भुज भूकंप के बाद गुजरात सरकार लड़खड़ा गई। तब संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। सत्ता का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने भुज को फिर से खड़ा करके दिखाया। दोस्तों, जब हम पीएम नरेंद्र मोदी के 75 वर्षों की यात्रा को देखते हैं तो ये उस इंसान की कहानी है जिसने गरीबी को तपस्या में बदला, संगठन के संघर्ष को साधना में बदला और सत्ता के शिखर को सेवा का माध्यम बना दिया। हिमालय की चोटियां उनकी दृढ़ता का प्रतीक, गंगा की धारा उनकी निरंतरता का और उगता हुआ सूर्य उनके हर दिन के नए संघर्ष का। आने वाली सदियां जब भारत की गाथा लिखेंगी तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। और खास बात यह है कि हम सब उसके साक्षी हैं। प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।